नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम ज्योति है और मैं 26 वर्ष की हूँ। मैं गुजरात के वडोदरा शहर की रहने वाली हूँ। ये वो समय था जब शहर में गर्मी अपने चरम पर थी और मेरे दिल का मौसम भी कुछ ऐसा ही तप रहा था। मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर उदास बैठी हुई थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था, इस सवाल का जवाब मेरी हर तरफ फैली मायूसी में गुम था। रोज रोज के झगड़ों और तानों से मेरा मन पूरी तरह ऊब चुका था। आज मैंने अपनी ननद मीरा को बालकनी में चहलकदमी करते देखा। उसे देखते ही मुझे पिछली रात की घटना याद आ गई, जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मैं जैसे ही अपनी ननद के बेटे को प्यार करने लगी थी, मेरी जेठानी, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बहुत ही जहरीले शब्दों में बोली, अगर तुम बांझ न होती तो आज तुम्हारे भी अपने बच्चे होते। और क्या ज्योति, तुम यहाँ के बच्चों से प्यार क्यों करने लगती हो? ये तो हमारी रिद्धि का बेटा है। ये सुनकर मुझे गहरा गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं बांझ हूँ? मेरा एक भी टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, जिसके 6 साल तक कोई औलाद न हो, उसका यही मतलब होता है। वो तो तुम्हारे पति धीरज, जो एक इंजीनियर हैं, अच्छे हैं और तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें कभी नहीं कहा। लेकिन मैं जानती हूँ तुम हम सबसे कुछ छुपा रही हो, पर यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पति की बड़ी भाभी मैं हूँ, मैंने ही उसकी परवरिश की है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे बच्चा दे सकती हो, जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली आई। अब कुछ भी हो जाए, मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरी दोस्त प्रीति से बात। मैंने अपनी एक दोस्त डॉक्टर प्रीति, जो दिल्ली में रहती है, को फोन किया। वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम कल शनिवार को फ्री हो? मैं दिल्ली आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना दूर क्यों आना चाहती हो? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैंने कहा, हाँ खैरियत है, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरे यहाँ बात बिगड़ गई है, इसलिए मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुकी थी। तुम अपने पति को कहकर अलग घर क्यों नहीं ले लेती हो? इन लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अब मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपने पति से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया था। वो कहता था कि अपनी लड़ाई झगड़े खुद ही खत्म करो, मुझे इन चीज़ों में मत घसीटो। बाहर के काम क्या कम होते हैं जो मैं तुम लोगों के इन झगड़ों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग खराब करके बैठ जाऊं। अब अपने पति को कुछ भी कहना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने बड़े भैया और भाभी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैंने अपनी दोस्त को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कल ही मुझे सुबह 9 बजे अपने पास आने को कहा। अब हर हाल में मुझे अपने टेस्ट करवाने थे। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति धीरज घर में दाखिल हुआ और बालकनी में खेलते हुए बच्चों को प्यार करने लगा। मैं एक बार फिर से हीन भावना का शिकार हो गई थी। मैं कैसी औरत थी जो अपने पति को एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती थी? खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। न जाने मेरे भविष्य का क्या होगा। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसे किसी भी सूरत में नहीं बांट सकती थी, जबकि मेरी जेठानी बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। रोने की वजह से मेरी आंखें लाल थीं। मुझे देखकर वो परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या हुआ है? उसके पूछने की देर थी, मैं फूट फूट कर रोने लगी और जेठानी की बातों के बारे में बताया, कैसे वो तुम्हारी बहन के सामने मुझे ताने देती हैं और जरा भी ख्याल नहीं करती। धीरज ने फिर से मुझे डांटते हुए कहा, यार मैं घर में आराम करने के लिए आता हूँ और यहाँ आकर तुम लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन मसलों में मत घसीटा करो। अगर भाभी कुछ कहती भी हैं तो तुम उनकी बात मान लिया करो, क्योंकि वो तुमसे बड़ी हैं। अगर कोई गलत बात भी कहती हैं तो उस बात पर सब्र किया करो। मेरी माँ के बाद उन्होंने ही मेरी परवरिश की है। अगर मैं उनसे जाकर सवाल जवाब करूं तो उन्हें कितना दुख होगा। जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों में खिलाया और बड़ा किया हो, आज वही बेटा उनसे सवाल जवाब करने चला है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और लेट गई। वो मुझसे काफी देर तक बातें करता रहा, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसे यही महसूस करवा रही थी कि मैं सो गई हूँ, हालांकि वो जानता था कि मैं जाग रही हूँ। अगली सुबह जब मैं उठी तब तक वो दफ्तर जा चुका था।
रात को मुझे उससे बात करनी थी कि मैं चेकअप करवाने जा रही हूँ, लेकिन मेरा पति पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। अब मैं सोकर उठी तो मेरी जेठानी रसोई में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गईं। खुल गई महारानी की आंख। अब ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, बल्कि ससुराल है, और न ही यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। अपनी भाभी की बातों में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजे चेकअप करवाने जाना था और 8 बजने को थे। मैंने जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दी। मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस हरकत पर वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गईं। दिल्ली के अस्पताल में 9 से 10 मिनट पहले ही मैं दिल्ली के अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां मेरी दोस्त प्रीति पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगी, मैं तो समझ रही थी कि तुम कुछ और जिंदगी बिना बच्चे के गुजारना चाहती हो। आखिर मोहब्बत की शादी हुई थी। मोहब्बत, इस शब्द को मैंने बहुत ही जहरीले अंदाज में दोहराया। उसकी ये बात सुनकर मैं अपने अतीत में खो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा श्रीकांत जी एक स्कूल में अध्यापक थे, जबकि मेरी मम्मी मधुबाला देवी एक घरेलू गृहिणी थीं। पापा की कमाई से बस अच्छा गुजारा हो जाता था। मैंने भी अपनी मम्मी से घर संभालना सीख लिया था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपने पापा से अपनी इच्छा जाहिर की, मुझे आगे पढ़ना है। मेरे पापा मेरी इच्छा को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे, चाहे वो उनके बस में हो या ना हो। उन्होंने मेरा दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया और यूं मैं कॉलेज जाने लगी। मैं अपने खानदान की पहली बेटी थी जो घर से बाहर निकली थी। मेरे खानदान वालों ने इस बात पर बहुत बातें बनाईं और मेरे पापा को कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरे पापा को मेरे पर विश्वास था। उन्होंने किसी की बात न सुनी और मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मेरी मंगनी मेरे पापा ने बचपन में ही अपने दोस्त के बेटे राघव से तय कर दी थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत लोफर और आवारा था और उसकी शोहरत हर जगह मशहूर थी। मेरे कॉलेज में बहुत से दोस्त बन चुके थे। एक तो मैं बहुत खुशमिजाज थी और दूसरा मैं बहुत ही तेज तर्रार इंटेलिजेंट थी। कॉलेज में सब अध्यापक मेरी बहुत तारीफ करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे। लेकिन एक लड़की सुनैना, जो हमेशा मुझसे जलती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैंने उस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया बहुत ही खराब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती कि मेरी किसी न किसी अध्यापक से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, सुनैना ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी कि ये किस कदर बुरे लोग हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर सुनैना ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी थी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है, वो भी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में भी आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मेरे घर से बाहर निकल रही थी, जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लोफर था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और हैंडसम था। हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे पढ़ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी और मुझे विश्वास था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मुझे बस अपने मम्मी पापा की अनुमति की जरूरत थी, लेकिन मैं अनुमति लेते हुए डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मिसेस शर्मा मेरे घर आईं और वो मेरे रिश्ते की बात दोहराने लगीं। अगले साल हमारी बेटी ज्योति इस वक्त हमारे साथ होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे उनके बेटे में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वो ये थी कि मेरे मंगेतर ने अब मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वो कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और न ही मेरे घर में आकर मुझे छेड़ता था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वो सुधर गया है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। उन लोगों के घर हमारा आना जाना था, क्योंकि पापा की उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मैं भी उनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। उस दिन भी मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। मुझे अपनी होने वाली सास को कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और दोबारा से फोन में व्यस्त हो गया।
उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी सास को सामान देकर घर में वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मुझे फिर अपने ससुराल जाना हुआ। मैं गली में थी जब मुझे अपने मंगेतर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि मैं किसी भी सूरत ज्योति से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास उससे कह रही थी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पहले तो तुम हर समय उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हें पसंद नहीं रही? मेरा मंगेतर बोला, मैं नहीं जानता, वो बस मुझसे बदतमीजी से बात करती है और मेरी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती, और मुझे ऐसी पत्नी हरगिज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मेरे साथ सम्मान के साथ बात करे। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो कभी उससे बात ही नहीं की थी, बदतमीजी तो दूर की बात थी। मेरी सास उसे समझाने लगी और उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है। फिर मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई जब मेरे सास ने मेरे मंगेतर से पूछा कि वो कौन है। नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त सुनैना थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यकीनन वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। वो ये समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर उसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं इस समय का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी सास आए और मंगनी तोड़कर जाए। मंगनी टूटने के फौरन बाद ही मैंने अपने घरवालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना था और आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेनी थी। मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। न जाने ऐसी क्या बात है, पहले तो वो हमेशा यहीं पाई जाती थी, मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी। मैं बस ऐसे ही कंधे उचका दिए। फिर अचानक मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुईं। वो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही थीं। वो जाकर मेरी मम्मी के पास बैठ गईं और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। साथ ही साथ वो रोती भी जा रही थीं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से कितनी मजबूर थीं। औलाद अपने माँ बाप से न जाने क्या क्या करवाती है। फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा ज्योति से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा। वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और न जाने वो लड़की कौन है। मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बताया कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पापा ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे जब लड़का ही राजी नहीं था। हमारा एक घर बेंगलोर शहर में भी था। मैंने पापा से जिद किया कि हम शहर रहने के लिए चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए थे। यहाँ आकर मेरी मम्मी ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया था जो अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी मम्मी से मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मेरे सपनों से भी ज़्यादा सुंदर थी। अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ पर मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई। वह वैसा ही था जैसा मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी और जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हामी भर सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और साथ में वो दिखने में ही लगता है कि वो अच्छे खानदान का होगा। मेरी दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थी। फिर 2 सेमेस्टर के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई क्योंकि उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया था और वो ये डिग्री मजबूरी में ले रही थी। मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझने वाला कोई भी नहीं था। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद धीरज ने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि धीरज की माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी एक बड़ी भाभी प्रमिला थी और उनकी बातों से लग रहा था कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ धीरज की भाभी का ही राज है। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया और यूं मेरी शादी धीरज से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। धीरज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि धीरज कोई भी काम अपनी भाभी की मर्जी के बगैर नहीं करता। हमारी शादी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। धीरज ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि धीरज तो कहा करता था कि अभी तो हमारे खुद के हंसने खेलने के दिन हैं, अभी इतनी जल्दी बच्चा न हो। लेकिन मेरी जेठानी उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम बांझ हो। और आज हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं भगवान शिव से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मेरे अंदर कोई कमी न निकले।
लेकिन मैंने अपने आप से ये वादा भी किया था कि अगर कमी मेरे अंदर निकली, मैं सच में बांझ हुई, तो मैं खुद ही धीरज की जिंदगी से चली जाऊंगी, उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। ये सोचकर मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मेरी दोस्त प्रीति ने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गईं। मैं कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली, लेकिन मेरी खुशी की कोई हद न रही, क्योंकि मुझमें कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपनी दोस्त को गले लगा लिया और मैं घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। सत्य को दबाना असंभव है और अंततः हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी जेठानी प्रमिला दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगी। हाँ महारानी, कहाँ घूम कर आईं? अब क्या हर रोज शहर की सैर पर निकलोगी? लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं धीरज का इंतजार करने लगी थी। मैं चाहती थी कि अब मेरा पति भी अपने टेस्ट करवा ले, ताकि उसके बारे में भी पता चल जाए। रात को उसकी वापसी लेट से हुई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये देखो, मैं बांझ नहीं हूं। अब तुम भी अपने टेस्ट करवा लो, ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थीं और वो गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? उसकी ये बात सुनकर मैं बौखला गई। मैंने इससे पहले आज तक उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। धीरज कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं, बल्कि कमी तुम्हें है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी हो। बांझ मैं नहीं, बांझ तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पति को क्या हो गया है और वो ये कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वो घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे पति का रवैया मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था। वो मुझे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि अब मेरे दिल में शक पनपता जा रहा था कि जरूर मेरे पति के अंदर ही कमी है, जिस वजह से वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसमें कमी न होती तो वो फौरन मेरे साथ चल देता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने इस बात को अपनी शान का मसला क्यों बना लिया है। अब उसने भी मुझे बांझ के ताने देना शुरू कर दिया था और साथ ही मुझे ये धमकी भी देता कि मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बाद मैं अपने पति से दोबारा बात करने की सोची, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो मेरी रिपोर्ट्स को ही झूठ कह रहा था। जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति झूठा है। वो अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने बालकनी में बैठी हुई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का समय था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति को घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस समय कौन आ गया। जब मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक बच्चा उठा रखा था। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने बच्चा मेरे सामने किया और कहने लगी, तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसे कहने लगी, क्या मतलब है इस बात का? पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं उसके चेहरे पर पड़ा नकाब खींचने लगी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें न कहती थी कि तुम्हारा पति जल्द ही तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारे पति का ये बच्चा जायज़ भी है या नाजायज़ है। चलो कोई नहीं, वो जल्दी ही उससे शादी भी कर लेगा, या हो सकता है पहले से ही उस लड़की से शादी कर रखी हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही बेबसी का एहसास हो रहा था। वैसे भी धीरज आजकल दिनों की मेज रातें, दिनों के काम देर रातें कर रहा था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि धीरज मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को भी लेट आना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यही सोचकर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने तो अपने पति से हमेशा मोहब्बत की और हमेशा उसके साथ वफादार रही, लेकिन मेरे पति ने क्या किया था? मेरा पति बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था। अब मैं बहुत ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, मैं शुरू हो गई, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो बहुत थका हुआ था। मेरी बात सुनकर चिढ़ा और कहने लगा
क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मैं बोली, आज एक लड़की तुम्हें खोजते हुए घर आई हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने घूर कर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की? मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हकीकत मुझे पता नहीं चलेगी? अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पति ने गुस्से से कहा, सीधे सीधे बताओ, आखिर समस्या क्या है? तब मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने हाथ में बच्चा उठा रखा था। उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली, तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। यकीनन वो तुम्हारी ही कोई प्रेमिका होगी और वो बच्चा भी तुम्हारा ही होगा। मेरे ये कहने की देरी थी कि मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अगर उसके बाद तुमने कोई भी बकवास की, मैं तो अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा पति एक दूसरे से बिल्कुल ही संबंध खत्म कर चुके थे। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते थे और न ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का अच्छे से चेकअप करने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो जो खबर मुझे सुनने को मिली तो वो सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर कोई आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई आपको दवाइयां दे रहा है ताकि आपका बच्चा न हो सके। मेरा सबसे पहले शक मेरी जेठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति को इस बारे में कुछ भी न बताना। डॉक्टर ने मेरे पति को यही कहा कि कोई गलत चीज खा ली है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया है। अब मैं अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, जिससे मेरा शक और भी पक्का हो गया था। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरी और मेरे पति की दावत रखी। मम्मी पापा के घर से लौटकर जब मैं और धीरज घर में दाखिल हुए तभी मेरी जेठानी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। वो किसी लड़की से बातें कर रही थीं। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। वो कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ज्योति को अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी मैं धीरज से करवा दूंगी। मैं उसे दवा दे रही हूँ, उसे इस घर में बच्चे नहीं होंगे और बहुत जल्दी धीरज ज्योति को छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था। कैसे तुमने ज्योति को बेवकूफ़ बना दिया और ज्योति ये समझने लगी कि वो औरत धीरज की पत्नी है और वो बच्चा धीरज का है, जबकि वो तो तुम ही थी। ये कहकर वो दोनों ताली मारकर हंसने लगीं। मैंने धीरज को देखा। धीरज खामोश नज़रों से मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मैं खुश थी। भगवान का शुक्र है कि जेठानी का असली चेहरा धीरज के सामने आ गया। जब हम अंदर हॉल में गए, मैं देखना चाहती थी कि मेरी जेठानी धीरज के साथ किस लड़की की शादी करवा रही थी, और उस लड़की पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। वो तो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली सुनैना थी, जो इससे पहले मेरे मंगेतर को फंसा चुकी थी और अब मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते खराब करने आ गई थी। जब मेरी जेठानी ने देखा कि धीरज को सारी हकीकत पता चल चुकी है तो वो हड़बड़ा गई थी और नजरें चुराने लगी थीं। धीरज तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी अब कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं है, सारी सच्चाई अब खुल चुकी है। आखिर सुनैना तुम तक कैसे पहुंची? सुनैना का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब मेरी जेठानी ने बताया कि सुनैना उनके एक दोस्त की बेटी है। सुनैना तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा देना चाहती है, क्योंकि तुमने सुनैना की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। मैं हैरान से कभी सुनैना को तो कभी अपनी जेठानी को देख रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो सुनैना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब सुनैना ने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। रोहित भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे ही तुमने कॉलेज में दाखिला लिया उसकी मोहब्बत मुझसे कम होने लगी थी और वो तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। एक दिन मेरी और उसकी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो ज्योति से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, और वो उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी जिंदगी से खुशियां उसी दिन रूठ गई थीं जब रोहित इस दुनिया से गया था। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटाकर रहूंगी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे मंगेतर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम्हारी शादी उससे तुड़वा दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम और धीरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और तुमने शादी भी कर ली है, तो मेरे अंदर नफरत की आग फिर से भड़क उठी थी। बाद में मुझे पता चला कि धीरज की भाभी मेरी मम्मी की सहेली हैं, और फिर मैं तुम्हारी जेठानी के जरिए तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
तुम्हारी जेठानी भी तुमसे नफरत करती हैं और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, इसीलिए वो मेरे प्लान में बहुत ही खुशी से शामिल हो गई थी। धीरज ने नफरत भरी निगाह अपनी भाभी पर डाली थी और भाभी से कहा, मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने मेरे ही खुशियों को आग लगाने के बारे में सोचा। आप जानती हैं ना कि मैं ज्योति से कितनी मोहब्बत करता हूँ और आप मुझे और ज्योति को अलग करना चाहती थीं। मेरे पति ने फिर कोई भी बात नहीं की और कमरे में चला गया। बाद में मेरे पति ने मुझे अपने गलत रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने उसे अपनी सारी रिपोर्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कहने लगी, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि पहले भी तो मेरी रिपोर्ट्स के बारे में मुझे झूठा ठहरा चुके थे। और फिर अगले ही दिन धीरज ने वो घर छोड़ दिया और मुझे लेकर अलग घर में रहने आ गया। हमने अपनी नई संतानहीन जिंदगी की शुरुआत एक नए शहर पुणे में की, लेकिन इस बार हम साथ थे। और फिर 1 साल के बाद ही भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी। भगवान ने हमारे परिवार को पूरा कर दिया था और आज मैं खुशी खुशी धीरज के साथ और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अब इस बात पर यकीन करती हूँ कि धैर्य और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और कर्म का फल सबको मिलता है। जीवन में कितनी भी निराशा क्यों न हो, अपनी आस्था को कभी न छोड़ें। हर समस्या अपने समाधान की कुंजी छिपाए रखती है, बस हमें धैर्य से उसे खोजना होता है। सत्य की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आप सही होते हैं तो समय स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। विश्वास रखें, प्रेम और सच्चाई की डोर हमेशा सबसे मजबूत होती है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।